इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ से मैं क्लास छोड़ा था वहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आगे का टॉपिक है रिलैक्सेशन इन सिलेक्शन रूल। हमने पिछले क्लास में सिलेक्शन रूल पढ़ा था, एटॉमिक टर्म सिंबल पढ़ा था, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल पढ़ा था और सिलेक्शन रूल को अप्लाई किए थे उसमें। अब देखिए आज का टॉपिक है रिलैक्सेशन इन सिलेक्शन रूल और ब्रेक डाउन इन सिलेक्शन रूल। ब्रेक डाउन या रिलैक्सेशन का क्या मतलब है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्रेक डाउन या रिलैक्सेशन का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो ट्रांजिशन अलाउड नहीं है वो भी ट्रांजिशन हो जाता है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली जो अलाउड ट्रांजिशन है वो नहीं वो तो होगा ही, लेकिन जो प्रैक्टिकली अलाउड नहीं दिखा रहा है, हमारे रूल्स में फिट नहीं बैठ रहा है, फिर भी वो ट्रांजिशन प्रैक्टिकल में हो रहा है, नेचर में हो रहा है, तो उस समय हमारे इस जो सिलेक्शन रूल है उस सिलेक्शन रूल में कुछ रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है या कुछ नियम को ढीला करना पड़ता है। तो उसी प्रोसेस को बोल रहे हैं, उसी टॉपिक का नाम है रिलैक्सेशन इन सिलेक्शन रूल या ब्रेक डाउन इन सिलेक्शन रूल। मतलब सिलेक्शन रूल कहाँ पर भंग हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए मैंने हेडिंग दे दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, रिलैक्सेशन इन सिलेक्शन रूल और ब्रेक डाउन इन सिलेक्शन रूल। मैं सबसे पहले बात करूँगा लैपोटे सिलेक्शन रूल की। सबसे पहला हेडिंग है मेरा लैपोटे सिलेक्शन रूल। जरा देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं लैपोटे सिलेक्शन रूल पे ब्रेक डाउन की। लैपोटे सिलेक्शन रूल। लेकिन लैपोटे सिलेक्शन रूल में ब्रेक डाउन पढ़ने से पहले मैं लैपोटे सिलेक्शन रूल के बारे में बता देता हूँ वापस। ये हमने पढ़ा था डेल्टा एल इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, है ना। अब इसका मतलब ये था कि एस पी डी एफ जी एच आई, इनमें हम यहाँ से इसका वैल्यू होता है 0, इसका एल का वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 6। और हमने पढ़ा था कि यहाँ से यहाँ 0 से 1 या 1 से 0 हम लोग ट्रांजिशन करा सकते हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करा सकते हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है, आगे पीछे दोनों तरफ यहाँ आना जाना हो सकता है। लेकिन आप इस +1 और -1 से बाहर नहीं जा सकते। मतलब दो तरह से मूव नहीं कर सकते कि एक तो 0 से डायरेक्ट 2 भी नहीं जा सकते, 0 से हायर भी नहीं जा सकते, और एक और है कि 0 से 0 भी नहीं जा सकते, ये भी अलाउड नहीं है। 1 से 1 भी अलाउड नहीं है, 2 से 2 भी अलाउड नहीं है। मतलब मैं S से S अलाउ नहीं करूँगा इस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने बोला +-1 एक ऊपर एक नीचे अलाउ है। फिर मैं बोल सकता हूँ P से P अलाउ नहीं है, D से D अलाउ नहीं है, ये सब अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। ये एक बेसिक सिलेक्शन रूल हमने लैपोटे सिलेक्शन रूल के अंतर्गत पढ़ा था। अब लैपोटे सिलेक्शन रूल का एक और फॉर्म आप जानते हैं, उस फॉर्म की भी बात कर लेता हूँ। कैसे? हमने इसी सिलेक्शन रूल को थोड़ा मॉडिफाई करके बोल दिया था, आप एटॉमिक ऑर्बिटल पर भी लगा सकते हो इसी रूल को। ये स्मॉल एल कर दिया हूँ, कैपिटल एल करता हूँ तो टर्म्स की बात होती है, और स्मॉल एल करता हूँ तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात होती है। अब आप देखिए कि इस एटॉमिक ऑर्बिटल में भी मैं इस रूल को लगाने की बात कर रहा हूँ। एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें कैसे है, जैसे मैं बोल सकता हूँ एस ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल से एफ ऑर्बिटल। तो एस से पी अलाउ है, पी से डी अलाउ है, डी से एफ अलाउ है, उल्टा भी अलाउ है। लेकिन अब देखो एल का वैल्यू, स्मॉल एल का वैल्यू होता है 0 1 2 3, इसलिए हम लोग इसको अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि 0 1 2 3 जो भी है ये ठीक है, अलाउ है, लेकिन मैं बोलूँगा कि यहाँ से यहाँ अलाउ है, यहाँ से यहाँ अलाउ है, ये अलाउ है, ये सब अलाउड है, वापस जाना भी। लेकिन क्या डी से डी अलाउ है 0 से 0? तो बिल्कुल नहीं, ये अलाउ नहीं है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल पर भी लगा सकते हैं आप इस टर्मिनोलॉजी को, ठीक। अब ये तो मैंने रिपीट किया, मुझे बात करना है रिलैक्सेशन का। रिलैक्सेशन पे बात करता हूँ, ये सब हम जानते थे। रिलैक्सेशन इन सिलेक्शन रूल में, लैपोटे सिलेक्शन रूल में क्या रिलैक्सेशन है, पहले उनकी बात करें। देखिए पहले मैं जिस एग्जांपल पर बात करने वाला हूँ, पहले उस एग्जांपल को पिक करके समझाता हूँ। आप समझिए, ये जो डी ट्रांजिशन लास्ट में लिया हो ना, इसी डी ट्रांजिशन की बात हो रही है। ये अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो
तो हम जानते हैं T2G सेट नीचे और EG सेट ऊपर होता है, T2G और EG। और यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन है वो एक प्रकार का DD ट्रांजिशन है। टेट्राहेड्रल हो तो सेट में थोड़ा बदलाव आएगा। वो बदलाव ऐसे कि यहाँ पर 2 ऑर्बिटल नीचे और 3 ऑर्बिटल ऊपर, और यहाँ से यहाँ जो ट्रांजिशन है वो भी एक प्रकार का DD ट्रांजिशन है। अब आप देखिए इस DD ट्रांजिशन को, और हम लोग कलर का सबसे कॉमन कारण बोलते हैं, किसी भी स्पेक्ट्रा का, किसी भी कलर का सबसे कॉमन रीज़न है वो है DD ट्रांजिशन। अब DD ट्रांजिशन को तो लेपोटे लेकिन अलाउ नहीं बोल रहा है अभी, क्योंकि DD ट्रांजिशन इज लेपोटे फॉरबिडन। यहाँ क्रॉस किया हूँ मैं, DD ट्रांजिशन लेपोटे फॉरबिडन है, यहाँ क्रॉस किया हुआ है। तो DD ट्रांजिशन के लिए अब हमको रूल में क्या रिलैक्सेशन देना है, क्योंकि DD ट्रांजिशन तो होना है, नेचर में क्लियरली होता है, और DD ट्रांजिशन मेजर फैक्टर है कलर का। तो DD ट्रांजिशन लेपोटे अलाउड नहीं है, पर फिर भी अब छूट कैसे दिया जाए उसको देखना। तो इस छूट का नाम है PD मिक्सिंग। इस छूट का नाम है PD मिक्सिंग। इस छूट को एक टॉपिक से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, PD मिक्सिंग इसी के अंदर में है। PD मिक्सिंग का क्या मीनिंग है जरा समझिए। PD मिक्सिंग का मतलब ये है कि आप ये जो देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, थोड़ा सा CFT और थोड़ा सा MOT को मिलाइए, है ना। जैसे किसी भी डायग्राम को आप पकड़िए कि आप अभी इसको बोल रहे हैं, ये जो 2 ऑर्बिटल जो बना है ये T2G और EG, ये इसको भी D बोल रहे हैं और इसको भी D बोल रहे हैं। तो D से D में ट्रांजिशन अलाउ नहीं है, ये D। लेकिन आपको मालूम होगा कि जब सिग्मा बॉन्डिंग होती है, जैसा ये ऑक्टाहेड्रल है तो हम लोग हाइब्रिडेशन मोस्टली कराते हैं D2sp3, तो ये VBT के अकॉर्डिंग हो गया, ये 2 CFT हो गया। और इसमें मैं MOT के यूज़ करूँ तो MOT यूज़ करूँगा तो कैसे होगा, जो EG सेट है ये D2, ये जो D2 सेट है वो हमेशा लिगेंड के साथ, लिगेंड के p ऑर्बिटल के साथ बाइंड करके सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। अब ये जो दोनों का जो कैरेक्टर है वो क्या हो गया, एक लिगेंड का P या मेटल का D और लिगेंड का P, मतलब D और P मिल गए। और यहाँ क्या है, ये हमेशा पाई में भाग लेता है, सिग्मा में नहीं। हम सिग्मा की बात कर रहे हैं, तो ये अभी भी D है। अब देखिए जो हम पहले D से D बोल रहे थे, अब वो एक्चुअली बॉन्डिंग देखने के बाद पता चला कि वो प्योर D नहीं था, वो था D और लिगेंड का P। तो D में जब लिगेंड का P कैरेक्टर मिल जाता है तो ये जो पहले फॉरबिडन था अब वो पार्सली अलाउ हो जाता है। अब ये पार्सली अलाउड हो गया, तो इसी को बोलते हैं PD मिक्सिंग, पार्सली अलाउड है। तो PD मिक्सिंग क्या है कि अपर ऑर्बिटल्स में लिगेंड का ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का बनना, जिससे लिगेंड के p ऑर्बिटल और मेटल के d ऑर्बिटल के बीच का ओवरलैपिंग या मिक्सिंग से ये जो d ऑर्बिटल में कंटामिनेट हो जाता है, d में p मिक्स हो जाता है और ये प्योर d नहीं रहता, जिससे ये d से p में, देखो d से d में अलाउ नहीं है बट d से p में तो अलाउड है, इसलिए पार्सली अलाउड हो जाता है। इस टॉपिक का नाम ही है PD मिक्सिंग। अब सवाल उठता है कि क्या PD मिक्सिंग हर जगह होता होगा, क्या सब में PD मिक्सिंग का अमाउंट से एक्सटेंट सेम होता होगा। तो याद रखिएगा PD मिक्सिंग का एक हिंट है, वो सिमेट्री या वो ऑर्बिटल जिसमें सिमेट्री का एब्सेंस हो, वहाँ पर PD मिक्सिंग बहुत जल्दी होता है या PD मिक्सिंग डोमिनेंट होता है। एक हिंट है कि ऑर्बिटल, या इस लिखूंगा कि व्हेन सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, when center of symmetry is absent, then PD mixing take place strongly। देखिए when center of symmetry is absent then PD mixing take place strongly,
इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ टेट्राहेड्रल में सबसे ज़्यादा पीडी मिक्सिंग, चाहे वो टेट्राहेड्रल किसी भी तरह का हो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा पीडी मिक्सिंग होगा। और टेट्राहेड्रल के बाद होगा अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल, अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल। और सबसे कम किस में होगा, ना के बराबर पीडी मिक्सिंग, ये दिख रहा है सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल, सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल। अब बारी आती है कि इसको थोड़ा एग्जांपल से समझा दूं। एग्जांपल की बारी आती है तो ज़रा देखिए, मैं उसी से आगे एग्जांपल बढ़ा रहा हूँ। एग्जांपल ये है, जैसे मैंने कर दिया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ कोबाल्ट। हमने सपोज करके ले लिया कोई कोबाल्ट का क्लोराइड कॉम्प्लेक्स है, उस पर बात करता हूँ। जैसे देखिए, मैंने लिया कोबाल्ट टेट्रा क्लोराइड इस तरह से और 2- चार्ज। ये आप देख रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। आप चाहे तो वीबीटी पढ़ चुके हैं, वीबीटी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन निकाल के इसका शेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दूसरा जो अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल है, उस अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल में COCl5 और H2O ऐसे मैंने लिया। आप समझिए इस अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल का क्या मतलब है। अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल मतलब 5 और 6 कोऑर्डिनेशन साइड ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन 6 के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही टाइप के लिगेंड से सेटिस्फाई नहीं है, ये 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड से सेटिस्फाई है। तो ऐसे में ये अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा। और सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल का क्या मतलब है, उनको देखिए। सपोज COCl6 और ऊपर 4- है, तो ये यहाँ देखिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, सारे के सारे लिगेंड क्लोरीन हैं, तो ये सिमेट्रिकल हो गया और ऑक्टाहेड्रल है। तो ऐसे ही जब भी आपको पीडी मिक्सिंग में ऐसा स्ट्रेंथ पूछे तो ये स्ट्रेंथ आएगा आपके सामने। अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि पीडी मिक्सिंग इन दोनों में अच्छे से होता है। अच्छा, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री का रिलेशन एक्चुअली उनके ऑर्बिटल से होता है जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, मतलब अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल मतलब समझिए, जिस ऑर्बिटल में मान लो एक ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल बटा हुआ है तो ये सिमेट्रिकल कहलाएगा, लेकिन एक ऑर्बिटल छोटा और एक ऑर्बिटल ऐसे बड़ा हो जाए तो ये अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। और अनसिमेट्रिकल में लिगेंड के साथ ओवरलैपिंग बहुत अच्छा होता है क्योंकि डायरेक्शनल कैरेक्टर बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल में पीडी मिक्सिंग फास्ट होता है। तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री का रिलेशन है। सेंटर ऑफ सिमेट्री जैसे यहाँ पर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और ये दोनों तरफ बटा हुआ इलेक्ट्रॉन तो ओवरलैपिंग कम होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गया तो ओवरलैपिंग लिगेंड से आसानी से हो गया। तो ये इसका लॉजिक है कि क्यों सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला मॉलिक्यूल नहीं होता वो ज़्यादा अच्छा पीडी मिक्सिंग करता है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर इसी टॉपिक से रिलेटेड आप पूरा का पूरा टॉपिक एक बार और देख सकते हैं मैंने क्या क्या डिस्कस किया है। ये लीजिए, मैंने डिस्कस किया है पूरा रिलैक्सेशन एंड सिलेक्शन रूल, लैपोर्टे सिलेक्शन रूल के बारे में बात किया हूँ थोड़ा सा, फिर लैपोर्टे सिलेक्शन रूल के पुराने रूल बताया हूँ, और मैं इस रिलैक्सेशन का कारण दिया हूँ पीडी मिक्सिंग, और पीडी मिक्सिंग के एग्जाम्पल के साथ ही है। पीडी मिक्सिंग को सेंटर ऑफ सिमेट्री से कैसे रिलेट किया हूँ वही दिखा दिया हूँ। अच्छा, अब एक छोटा पॉइंट और आता है पीडी मिक्सिंग के अलावा। पीडी मिक्सिंग के अलावा देखिएगा, एक टॉपिक और कवर कर रहा हूँ, पीडी मिक्सिंग से रिलेटेड ही है, लेकिन ये लैपोर्टे सिलेक्शन रूल का ही दूसरा पार्ट है। पीडी मिक्सिंग के अलावा मैं लिख रहा हूँ एक टॉपिक, वाइब्रोनिक कपलिंग। वाइब्रोनिक कपलिंग ये पीडी मिक्सिंग के बाद का कारण है। अच्छा, ये टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको समझिए। इस टॉपिक की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ा कि अभी मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि चलो आपने रिलैक्सेशन सिलेक्शन रूल में इनको छूट दे दिया इन सबको, और इनमें इन दोनों में कारण भी बता दिया कि हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री, टेट्राहेड्रल में याद रखें कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता ना, मैं बात करना भूल गया, लेकिन इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल एब्सेंट दिख रहा है। परंतु यहाँ पर देखिए लास्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री गायब नहीं है, फिर भी हमने पीडी मिक्सिंग से मना नहीं किया है, भले कम बोला है लेकिन मना नहीं किया है। तो इस पीडी मिक्सिंग में कमी
या पीडी मिक्सिंग में कमी हो तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन पीडी मिक्सिंग पूरी तरह गायब नहीं हुआ है, तो इसमें भी पीडी मिक्सिंग है कहने का मतलब। तो इसके पीडी मिक्सिंग को समझाने के लिए वाइब्रोनिक कपलिंग का एग्जाम्पल लिया गया। वाइब्रोनिक कपलिंग अब क्या है, जो इस टाइप के कंपाउंड की पीडी मिक्सिंग को समझा सकता है, तो उसको समझिए। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स हमारे पास सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल आया, जैसे हमने यहाँ लिखा COCl6 और 4-, ये लीजिए, और फिर हमने इसका शेप बनाने की कोशिश किया। कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, हर जगह यहाँ पर क्लोरीन एटम है। ये तो वाइब्रोनिक कपलिंग क्या है उसको देखिए। वाइब्रोनिक कपलिंग पीडी मिक्सिंग को ही समझाएगा, लेकिन एक अलग तरीके से। अब आप समझिए कि हम जब वाइब्रोनिक कपलिंग बोलते हैं तो पहले तो ये याद रखिएगा, हर बॉन्ड में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन का मतलब क्या, बाहर की ओर खींचना। ये जैसे दोनों बाहर की ओर जा रहा है, हो सकता है दोनों किसी समय अंदर की ओर भी आ जाए। तो जब दोनों बाहर की ओर जाए, है ना, एक बार दोनों बाहर, एक बार दोनों अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहलाता है। ये एक टाइप का स्ट्रेचिंग है। लेकिन एक ऐसा भी स्ट्रेचिंग हो सकता है जिसमें एसिमेट्रिक हो। अभी मैं यहाँ पर क्या दिखाया हूँ, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, याद रखिएगा मैंने दिखाया है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि वो एसिमेट्रिक भी हो सकता है। तो एसिमेट्रिक के लिए ज़रा देखिए, मैं एक बार और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको। COCl CL CL CL, यहाँ Cl और यहाँ Cl। अब मैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात कर रहा हूँ। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में ये अगर बाहर की ओर खींचा जा रहा है और ये अगर अंदर की ओर दबाया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो इस एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के समय देखिए, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में देखिए कि इस समय कुछ देर के लिए इसका जो रिजल्ट होगा उसको मैं एक बार और ड्रॉ करता हूँ। 3 स्ट्रक्चर से समझा रहा हूँ। रिजल्ट को ड्रॉ करूँ तो रिजल्ट ड्रॉ करने के बाद वो कैसे दिखेगा, ज़रा देखिएगा। रिजल्ट ड्रॉ करने के बाद ये दिखेगा कोबाल्ट, ये हो गया दब गया, और ये हो गया लंबा क्लोरीन, बाकी भी अपनी जगह रखो। अब देखिए ये क्या हो गया, अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ देर के लिए सही लेकिन ख़त्म हो गया। तो जैसे ही सेंटर ऑफ सिमेट्री ख़त्म हुआ, अब यहाँ पर घटना क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पीडी मिक्सिंग, और ये फिर से लेपोटे सिलेक्शन रूल के छूट में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसको छूट बहुत मुश्किल से मिला है, ये ऐसे प्रोसेस आने के बाद मिला है, और इसीलिए इसका सबसे कमज़ोर पीडी मिक्सिंग होगा। तो इसी को बोलते हैं जब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक वाइब्रेशन करने लगे, जब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, तो सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक वाइब्रेशन करता है, उस समय कुछ देर के लिए उससे सेंटर ऑफ सिमेट्री गायब हो जाता है, और जिस समय ही सेंटर ऑफ सिमेट्री उसकी गायब होती है, उस समय तुरंत पीडी मिक्सिंग होता है। ये इसकी कहानी है। क्या क्या बोला, आप चाहो तो लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हेन asymmetric stretching take place, then center of symmetry become absent and PD mixing take place, ये पूरा सिस्टम मैंने यहाँ से यहाँ तैयार किया है। ये एक सिलेक्शन रूल में मैंने रिलैक्सेशन को समझाया है। चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, बात करते हैं, हम लोग टॉपिक चला रहे हैं रिलैक्सेशन इन सिलेक्शन रूल, लेकिन अब हेडिंग बदल गया है। हम लोग पहले चले लेपोटे सिलेक्शन रूल में, अब हम चल रहे हैं स्पिन सिलेक्शन रूल में। तो ज़रा देखिएगा, लेपोटे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल के बाद यहाँ स्पिन सिलेक्शन रूल, हालांकि लेपोटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, स्पिन सिलेक्शन रूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार पढ़ लेते हैं। स्पिन सिलेक्शन रूल में
रिलैक्सेशन क्या होगा। फिर मैं पुरानी बात करूँगा कि आप जैसा जानते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में, उसको एक बार रिपीट करता हूँ। स्पिन सिलेक्शन रूल की ये था कि डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, या ये डेल्टा एस नहीं करना चाहते तो आप कर सकते हैं डेल्टा 2s प्लस 1 इनमें चेंज, ये 0 होना चाहिए, है ना। ये दो रूप में दिखा सकते हैं आप। ये है स्पिन सिलेक्शन रूल। इसका मतलब ये हुआ सेम मल्टीप्लिसिटी से सेम मल्टीप्लिसिटी में ट्रांजिशन हो सकता है, लेकिन जैसे मैं बोलूँगा ये डेल्टा एस का वैल्यू वाला 2 है तो 2 से 2 अलाउड है, 2 से 3 अलाउड नहीं है, ये इसका मतलब हुआ। अब स्पिन सिलेक्शन रूल ऐसा बहुत सारे एग्जांपल आएंगे जहाँ पर 2 से 3 भी अलाउ हो जाता है ना। 2 से 3 भी अलाउड, ये स्पिन अलाउड है, इसको मैं बोलूँगा स्पिन अलाउड। लेकिन जो दूसरा लिखा हूँ वो एक्चुअली स्पिन फॉरवर्डन है नियम के अनुसार, लेकिन कई बार ये स्पिन फॉरवर्डन ट्रांजिशन भी होता हुआ दिखता है। तो इस स्पिन फॉरवर्डन ट्रांजिशन को दिखाने के लिए ये क्यों हुआ, उसमें प्रैक्टिकली जब हो रहा है संभव है ट्रांजिशन, तो फिर हम उसमें नियम में कुछ छूट देंगे, तो इसकी छूट की बात करेंगे। ये ऐसा फॉरवर्डन नहीं होना चाहिए लेकिन होता है, तो याद रखिएगा। ऐसे ट्रांजिशन अभी एग्जांपल लगाऊंगा, लेकिन एग्जांपल से पहले देखिए ऐसे ट्रांजिशन को संभव कराने में रोल है एलिस कपलिंग का। इसके लिए रीज़न क्या है, एलिस कपलिंग। तो एलिस कपलिंग इज द रीज़न, है ना, इसका कारण है एलिस कपलिंग। एलिस कपलिंग कारण है, और एलिस कपलिंग कारण है वहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अब एलिस कपलिंग स्पिन फॉरवर्डन ट्रांजिशन को सपोर्ट करता है, इसलिए जितना ज़्यादा एलिस कपलिंग है उतना वो स्पिन फॉरवर्डन ट्रांजिशन को अलाउ कर सकता है। और एक मज़ेदार बात है कि एलिस कपलिंग जितना भी एटॉमिक वेट हाई होते जाता है उसमें ही सबसे फास्ट होता है। एटॉमिक वेट, है ना, जैसे छोटे छोटे एटम में नहीं होते, डी ब्लॉक से शुरू होता है एलिस कपलिंग, तो वो इसलिए क्योंकि एटॉमिक वेट के प्रोपोर्शनल होता है। डी ब्लॉक में होता है, एफ ब्लॉक में होता है, ए ब्लॉक में काफ़ी स्ट्रांगली होता है, तो हैवियर एटम में हमेशा एलिस कपलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो आप देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, पहले सिलेक्शन रूल के बारे में बताना है और फिर नीचे क्या लिखना है कि स्पिन सिलेक्शन रूल में रिलैक्सेशन एलिस कपलिंग के कारण होता है। रिलैक्सेशन इन स्पिन सिलेक्शन रूल इज ड्यू टू एलिस कपलिंग, एंड एलिस कपलिंग is proportional to spin forward transition, and Ellis coupling is more prominent. Ellis coupling is more prominent in atomic weight, to higher atomic weight compound या higher atomic weight molecule. अब सीधी सा सवाल है, यहाँ पर S से S अलाउड है, S से P अलाउड नहीं, सब बोल रहे हैं, तो L S में क्या हो जाता है कि L में भी S का करेक्टर मिल जाता है। ये जो L है ना, जो अलाउ नहीं कर रहा था, उस L में S का करेक्टर मिला कि हम उसको S के इक्वल कर देते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक है आयरन 3+, एक है मैंगनीज 2+। आयरन 3+ भी D5 है, मैंगनीज 2+ भी D5 है। अब बाद में जब ऑर्गन डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर स्पिन अलाउड नहीं होता, स्पिन फॉरवर्डन ट्रांजिशन होते हैं। ये स्पिन फॉरवर्डन ट्रांजिशन ग्राम से फेमस है, स्पिन फॉरवर्डन। इसका मैं ऑर्गन डायग्राम आने के बाद और डिटेल दूंगा तो क्लियर होगा। अभी याद रखिएगा, हल्का कलर होता है, लेकिन इसका ट्रांजिशन इतना कमज़ोर होता है कि कलर बहुत डाउन आता है, हल्का आता है। चलिए, ये तो हो गया, हमने एलिस कपलिंग पढ़ा। एलिस कपलिंग में जो सिलेक्शन रूल था उस सिलेक्शन रूल को डिस्कस किया, उसके रिलैक्सेशन को डिस्कस किया। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जो क्वेश्चन इतना बनाता नहीं है, पर फिर भी मैं डिस्कस करता हूँ, और वो टॉपिक है, ये पूरा हो गया, ये टॉपिक रिलैक्सेशन चीज़ खत्म हो चुकी है। अब मैं बात करता हूँ एक कपलिंग का जो कॉमन नहीं है। आपने पीछे पढ़ा है एलिस कपलिंग, अब मैं नया नाम ले रहा हूँ जे कपलिंग। ध्यान दीजिएगा, मैं स्मॉल लेटर से लिखा हूँ जे कपलिंग। ये नया टॉपिक है ना, ये नया टॉपिक है, रिलैक्सेशन से भी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, नया टॉपिक है। अब जरा देखिए,
ये जो जे कपलिंग है वो क्या है? जे कपलिंग क्या है? तो जिस एटम में एलएस कपलिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो एलएस कपलिंग के साथ साथ कुछ और कपलिंग भी दिखाई देते हैं, उनमें से एक है जे कपलिंग। क्या बोल रहा हूँ? जिस एटम में एलएस कपलिंग बहुत स्ट्रांगली होता है, उस एटम में कुछ अनदर कपलिंग भी दिखाई देते हैं, जो उनमें से एक जे कपलिंग भी है। तो जे कपलिंग सिर्फ एक डेफिनेशन के लिए जान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि ये उसी एटम मिलता है जहाँ पर एलएस कपलिंग बहुत अच्छा होता है। जैसे हैवी एटम, इन हैवी एटम एलएस कपलिंग बहुत अच्छा होता है, एलएस कपलिंग प्रोमिनेंट होता है, और इसी में अनदर टाइप का कपलिंग जे कपलिंग भी पॉसिबल है, जे कपलिंग भी होता है। अब जे कपलिंग का पैटर्न क्या है? तो जरा देखिए, इस कपलिंग के अकॉर्डिंग पहले ये जो स्मॉल जे है वो आप जानते हैं L प्लस एस से मिलकर बनेगा। तो जितना भी L है और जितना एस, सबसे जो कॉम्बिनेशन बनता है उतना L प्लस एस मिला के जे वैल्यू निकालते हैं। अब ऐसा बहुत सारा जे बनेगा, फिर इस जे को हम लोग जोड़ देते हैं, J1 J2 J3 जो भी आ जाए, और एक कैपिटल जे निकालते हैं। तो इस प्रोसेस से भी जे निकलता है, और इसी कपलिंग को जे कपलिंग कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल हैं जो नोन है, बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जानकारी होना चाहिए कि जे कपलिंग नाम का भी चीज़ होता है। बस इतना याद रखिएगा, हैवी एटम में होता है जहाँ पर एलएस कपलिंग भी बहुत अच्छा होता है, वहीं पर जे कपलिंग आता है। अब ये हो गया लगभग कपलिंग के बारे में काम खत्म। अब एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करें कि अभी मैंने लास्ट में सिलेक्शन रूल पूरा बता दिया है, ये स्पिन सिलेक्शन रूल में छूट और जे कपलिंग भी हो गया है, इतना याद रखिएगा। अच्छे से समझते हुए और अपने शब्दों में नोट भी करिएगा, इसको समझते हुए जो मैं बोल रहा हूँ शब्दों में बहुत अच्छे से लिखिएगा। चलिए थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। लैम्बर्ट बियर्स लॉ। अभी बहुत डिटेल नहीं करूंगा इसमें, ये फोटोकेमिस्ट्री में आता है डिटेल में और स्पेक्ट्रम में ही आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल बात करूंगा। लैम्बर्ट्स बियर लॉ एक विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है। देखिए क्या होता है, आपने इस पर प्रैक्टिकल भी किया हुआ है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर मेरे पास कोई कलरफुल सॉल्यूशन है या उसकी कुछ कंसंट्रेशन है, ये लीजिए, सपोज हमने उसको इतने लंबाई के पाथ में रखा है। अब हमने क्या किया कि एक लाइट पास किया, ये लाइट यहाँ से यहाँ पास किया, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी सपोज करो I नॉट थी पहले, निकलने के बाद IT हो गई। तो ये बोला जाता है कि इसकी इंटेंसिटी में गिरावट आता है, कि इंटेंसिटी पहले ज़्यादा होता है, जैसे ही सॉल्यूशन से बाहर निकलता है इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब जो इंटेंसिटी में कमी आई, उस कमी की घटना को एब्जॉर्बेंस बोलते हैं, है ना, कि ये एब्जॉर्ब किया, कुछ इंटेंसिटी को ये सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब किया। तो उस प्रॉपर्टी को एक नाम से शो करेंगे जिसका नाम है एब्जॉर्बेंस, और एब्जॉर्बेंस को A से दिखाएंगे। इसी का दूसरा नाम भी बनता है ऑप्टिकल डेंसिटी, लेकिन एब्जॉर्बेंस शब्द ज़्यादा कॉमन है। ये लीजिए एब्जॉर्बेंस A। ये बोला गया कि ये एब्जॉर्बेंस जो है वो कंसंट्रेशन और लेंथ ऑफ ट्यूब के प्रोपोर्शन होगा, और सही भी है कि जितना ज़्यादा ये कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा, उतना ज़्यादा ये टकराएगा और उतना ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा। जितना ज़्यादा ये लेंथ होगा उतना ज़्यादा दूरी तक यहाँ पर ये टक्कर होगा और उतना ज़्यादा ही अब्जॉर्बेंस होगा।
अब इनमें इस प्रोपोर्शनल साइन को सॉल्व करने के लिए एक कांस्टेंट लगा दिया गया, कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, ये ऐसा यहाँ तक ये आ गया अब्जॉर्बेंस। ठीक है, अब अब्जॉर्बेंस का यहाँ पर ये इसको नाम देते हैं मोलर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, मोलर अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और C है कंसंट्रेशन, L है ये पाथ लेंथ, जो सॉल्यूशन से गुजरा उस लाइट का पाथ लेंथ। अब जो भी है, इसके अलावा एब्जॉर्बेंस का एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होता है। एब्जॉर्बेंस का एक और मतलब होता है, डेरिवेशन से आता है, लेकिन मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, केवल और केवल फॉर्मूला दे रहा हूँ। इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी इक्वल टू एप्सिलॉन CL। ये तो प्रूव कर ही चुके हैं, ये लीजिए, ये एक रिलेशन और आता है। अब जो भी है, यहाँ पर एक नया शब्द आता है ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस वर्ड ट्रांसमिटेंस को हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं, और T का एक्चुअल मतलब होता है कितना लाइट ट्रांसमिट हुआ इंटेंसिटी और कितना अंदर आया था, इनके रेशियो को ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। अगर एब्जॉर्बेंस के साथ कंप्लीट रिलेशन दिखाना हो तो एब्जॉर्बेंस का मतलब होता है log I0 अपॉन IT इक्वल्स टू, अगर देखिए, अब देखो ये उल्टा दिख रहा है मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ log 1 बाय ट्रांसमिटेंस, और जानते हैं अब एप्सिलॉन C इंटू L। ये लीजिए, ये कंप्लीट फाइनल रिलेशन है, इसमें हर न्यूमेरिकल हो जाता है, इस न्यूमेरिकल इस पार्ट से। तो अभी फिलहाल न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटोकेमिस्ट्री में करेंगे अपन, न्यूमेरिकल इस पे ज़्यादा नहीं कराऊंगा, पर हो सकता है न्यूमेरिकल। जरा देखिए, हम लोग जब बात करें, एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला तो एक होता है, एक शब्द आता है, एक चीज़ और डिफाइन करता हूँ, लैम्डा मैक्स करके एक शब्द आता है। लैम्डा मैक्स विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे कॉमन टर्म है लैम्डा मैक्स। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी भी सैंपल को आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक्सपेरिमेंट में रखिए, और इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक्सपेरिमेंट में रख के आप क्या करिए, एक तरफ अब्जॉर्बेंस लीजिए, है ना। अब्जॉर्बेंस की जगह कुछ लोग एप्सिलॉन को भी लेते हैं, एप्सिलॉन को ज़्यादा एफिशिएंट मानते हैं कंपेयर टू अब्जॉर्बेंस। और फिर लेमडा रखिए, धीरे धीरे लेमडा को बढ़ाते जाइए और एक अब्जॉर्बेंस नोट करते जाइए। सॉल्यूशन मत बदलिए, एक ही सॉल्यूशन फॉर ओनली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन को रखिए और सॉल्यूशन नहीं बदलना है, अब आखिरी तक केवल लेमडा बदलना है। तो एक वेरिएशन आता है, पहले वो कम कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करना है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से जब चलोगे ना तो ये पहले बढ़ता है और एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद फिर से घटता है, और लेमडा बढ़ाओगे तो ये जो घटना है ना इस फिनोमिना में, ये जो टॉप अब्जॉर्बेंस जहाँ पर आया उसी के करस्पॉन्डिंग जो लेमडा होता है उसको हम लेमडा मैक्स बोलते हैं। ये क्यों जरूरी है, ये बताता है कि इस लेमडा मैक्स पे अगर मशीन को रखा जाए, इंस्ट्रूमेंट को रखा जाए, तो वो सबसे अच्छा अब्जॉर्बेंस देगा। कहने का मतलब मशीन को हम किस लेमडा में रख के प्रैक्टिकल शुरू करें, ये पता लगाने का के लिए किया जाता है। तो हम लोग जब ये पता चल जाता है, और इसके लिए किसी भी एक कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन को पकड़ के काम करना होता है, और जब ये पता चल जाता है तो हम अब बाकी प्रैक्टिकल इसी में सेट कर देते हैं मशीन को, और बाकी प्रैक्टिकल को पूरा करते हैं। ये उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब कई बार इसको ये जो पॉइंट आया, अगर एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन मैक्स भी बोलते हैं इस पॉइंट को, ये न्यूमेरिकल के लिए भी काम आएगा। ये पूरा जो सिस्टम तैयार किया हो न्यूमेरिकल वैसे इतने से हो जाता है। चलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल करा के दिखाता हूँ आपको। पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए क्या क्या पढ़े हैं अपन। ये लैम्बर्ट बीएस लॉ का एक जनरल आइडेंटिफिकेशन है।
एक आध दो न्यूमेरिकल कराता हूँ इस पर। अभी इसको यहीं रखा हूँ, देखने के काम आएगा। और न्यूमेरिकल के लिए अब देखिए तैयारी क्या है, क्वेश्चन कैसे करना है न्यूमेरिकल में। वैसे बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, वैसे न्यूमेरिकल की बात फोटोकेमिस्ट्री में ज़्यादा होगा। चलिए, इसके न्यूमेरिकल को हम लोग फिजिकल पार्ट में पढ़ेंगे या स्पेक्ट्रो पार्ट में पढ़ेंगे। अभी न्यूमेरिकल इस पर नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, उस टेबल में आप देखिएगा मैं क्या क्या ड्रॉ करने वाला हूँ। इस टेबल में मैं इसको लैंडस्केप में लेता हूँ कॉपी को, और एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। हाँ, देखिएगा इस टेबल में मैं क्या क्या ड्रॉ करने वाला हूँ। इस टेबल में मैं कुछ डाटा देने वाला हूँ आपको, आप लोग भी ऐसे बनाइएगा। और वो डाटा ये है, इससे टेबल से कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। एक ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक में मैं लेपोर्टे सिलेक्शन रूल का डाटा लिखूंगा, अलाउड है, फॉर्मूलन है। दूसरा में लिखूंगा स्पिन सिलेक्शन रूल का डाटा, और तीसरा में लिखूंगा एप्सिलॉन का वैल्यू जो एप्सिलॉन था। चौथा लिखूंगा टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, और पांचवा एग्जाम्पल। तो देखते जाइए मैं क्या क्या भर रहा हूँ। पहला कॉलम है अबाउट लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के बारे में, ठीक है। जो दूसरा जो पार्ट है उसमें लिखूंगा स्पिन सिलेक्शन रूल के बारे में, स्पिन सिलेक्शन रूल। तीसरा लिखूंगा एप्सिलॉन के बारे में। एप्सिलॉन का पुराना पेज देखेंगे तो आपको वहाँ पर यूनिट भी पता चल जाएगा। यूनिट आता है उसका लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। याद रखिएगा, उसने यूनिट बताना भूल गया कि यूनिट अब्जॉर्बेंस का कोई यूनिट नहीं होता, कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर होता है, और जो एल होता है उसको हम सेंटीमीटर में लेते हैं। तो जब उसको पूरा रखेंगे ना तो ये यूनिट निकलेगा एप्सिलॉन का, इसी यूनिट में बात होगी। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। फिर आते हैं लास्ट में एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन फिर एग्जाम्पल। हाँ, जरा देखें कि इतना होने के बाद अब मैं इसमें टेबल में वैल्यू पुट करते जाता हूँ। कौन कौन सी वैल्यू ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखा मैं अलग अलग कॉलम बनाऊंगा, 5 कॉलम मुझे चाहिए। तो सपोज करो सबसे पहला जो कॉलम है मैंने इस कॉलम में लिखा ये अलाउड, यहाँ लिख दिया अगर लेपोर्टे सिलेक्शन रूल अलाउड है, और दूसरा में भी लिख दिया अलाउड। देखो अगर दोनों अलाउड हुआ तो इसका वैल्यू काफ़ी हाई होगा, और ये होता है लगभग 10,000 के करीब। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कौन कौन सा होता है, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा इस कैटेगरी में आता है, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, ठीक है। CTS लिख दिया शॉर्ट में। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप KMNO4 रख सकते हो, KMNO4, K2Cr2O7, K2Cr2O7 एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। आपको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पढ़ाया गया है। ये हो गया पहला कॉलम, वैल्यू भी पूछा जाता है और कौन सा ट्रांजिशन इस सेगमेंट में आएगा ये भी पूछा जाता है। ये लीजिए, अब आता हूँ दूसरा कॉलम में। दूसरा कॉलम में मैंने लिखा लेपोर्टे में पार्शियली अलाउड, पार्शियली अलाउड, लेकिन इसमें लिख दिया फुल्ली अलाउड, थोड़ा कमज़ोर पड़ा। यहाँ लगभग आता है 500 के करीब।
और ये भी एग्जाम्पल होता है किसका, याद रखिएगा, डी डी ट्रांजिशन का, डी डी ट्रांजिशन। यहाँ पर एग्जाम्पल कौन आता है, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा, मैं कैटेगरी में बांट देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि यहाँ पर ज़्यादातर आता है टेट्राहेड्रल और अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल। समझ रहे होंगे आप, टेट्राहेड्रल और अनसिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल एग्जाम्पल पीछे दे चुका था, वही एग्जाम्पल है। अब फिर आइए वापस तीसरे कॉलम में, इसको क्लोज करूं, तीसरे कॉलम में आइए। थर्ड कॉलम में मैंने क्या किया, इसको लैपोटे को पूरी तरह फॉरवर्डन कर दिया, लैपोटे को पूरी तरह फॉरवर्डन लिख दिया, और इधर मैंने भर दिया अलाउड। अब देखिए, इधर अलाउड कर दिया, इधर फॉरवर्डन कर दिया, ये भी कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन लैपोटे ज़्यादा डोमिनेंट होता है ना, इसलिए लैपोटे को फॉरवर्डन कर दिया तो ऊपर वाले से ज़्यादा कमज़ोर होगा। अब वो इसका जो वैल्यू होता है उसको देखिए, वैल्यू होता है 8 to 10, बहुत कम हो गया। और यहाँ पर भी डी डी ट्रांजिशन आता है, डी डी ट्रांजिशन ही आता है यहाँ पर भी। अब लेकिन डी डी ट्रांजिशन कौन सा, यहाँ पर वही आएगा जो बच गया है एग्जाम्पल में, सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल, सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए ये इस तरह से बन रहा है तीसरा टर्म, सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल। अभी एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, एग्जांपल बाद में समय बचेगा तो लिखूंगा, वैसे पीछे दे चुका हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ। चलिए चौथे कॉलम पे चलते हैं। चौथे में क्या किया, फर्स्ट को फिर से मैंने पार्शली अलाउड कर दिया, पार्शली अलाउड, समझ गए होंगे। पार्शली अलाउड बोलने का मतलब है फिर से पीडी मिक्सिंग, है ना, ये भी पार्शली अलाउड का मतलब था पीडी मिक्सिंग, ठीक। अब पीडी मिक्सिंग में दूसरा है, अगर स्पिन की बात करूं तो पूरी तरह फॉरवर्डन कर दिया। अब देखिए इसको पार्शली अलाउड कर दिए, इसको स्पिन फॉरवर्डन कर दिए, यहाँ पर वैल्यू और कम हो जाती है, लगभग 4 से 5 के बीच। इसका भी एग्जांपल है डी डी ट्रांजिशन, लेकिन कौन सा डी डी ट्रांजिशन ये भी देखना है। तो याद रखिएगा, जनरली इसमें वो टेट्राहेड्रल आता है, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट होगा जिसमें D5 सिस्टम हो, और यहाँ पर अदर देन D5 था ना, यहाँ टेट्राहेड्रल बोले तो D5 को छोड़ के, D5 को छोड़ के यहाँ पर D5 वाला टेट्राहेड्रल। एक्चुअल में D5 सिस्टम जो हाफ फिल होता है ना, उसमें बहुत कम ट्रांजिशन होता है, जैसे MnCl4 2- इस तरह का, क्योंकि आप जब ऑर्बिटल डायग्राम आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि इनमें ट्रांजिशन के लिए स्प्लिटिंग ही नहीं हो पाती ऑर्बिटल का या टर्म्स का। तो ये हो गया चौथा पार्ट। अब उसके बाद चौथे के बाद फिर देखिए, मैं लास्ट सेगमेंट में दोनों को फॉरवर्डन कर देता हूँ, दोनों को फॉरवर्डन, ये भी फॉरवर्डन और इसको भी फॉरवर्डन। तो इसमें जो वैल्यू होता है बहुत कम, लगभग 0.02, और ये भी एक प्रकार का डी डी ट्रांजिशन। लेकिन यहाँ कौन आएगा, जो सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल जो बच गया था, है ना, सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल, वो भी कैसा, D5 वाला, जैसे MnCl6 2- 4-, ये FeCl6 3-, ये लीजिए। इस टेबल से कई सारे क्वेश्चन होते हैं, कई सारे एग्जाम्पल का, सिलेक्शन रूल के, अलाउड का, ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टेबल को अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब कलर की बात करते हैं। तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मैं एक हेडिंग ले रहा हूँ, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स।
जरा देखिएगा कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स में हम लोग जानते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक पर्टिकुलर कलर शो कर सकता है। और मैं बोलता हूँ कि कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो पहली बात है कि देयर आर फॉलोइंग responsible factor for the color, कलर के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, वो हैं, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। पहला मैं ले रहा हूँ नाम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये आप इसको जानते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा MLCT भी होता है, LMCT भी होता है, इंटरवलेंस भी होता है, ये हो चुकी है इन सबकी क्लास। और इंटरवलेंस के अलावा इंट्रालिगेंड भी होता है, इंट्रालिगेंड। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ही आ जाता है कौन, DD ट्रांजिशन। मैं DD ट्रांजिशन अलग से लिख सकता था, लेकिन ना लिख के मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लिख दिया है। तीसरा आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और भी एक कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक चार्ज ट्रांसफ़र है, ऑर्गेनिक चार्ज ट्रांसफ़र, ये सब। तो नाम तो मैंने बहुत सारा लिख दिया है, लेकिन उस सारे फैक्टर को धीरे धीरे अगर बात करें तो जो पढ़ चुके हैं उनको बात नहीं करूँगा, जो बच गए हैं उनका धीरे धीरे छोटा मोटा बात कर लेते हैं। जैसे देखिएगा कि हम लोग पहला बात ये कर दें कि यहाँ जो चार्ज ट्रांसफ़र है, चार्ज ट्रांसफ़र एकदम कॉमन फिनोमिना है ना। MLCT, LMCT ये सब पढ़ चुके हैं, ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको, तो इसको रिपीट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन में भी हम लोग बात किए हुए हैं, उसको भी ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कि अब मैं हल्का सा डिफरेंट पॉइंट से और बात कर लेता हूँ। कि पहला देखिए चार्ज ट्रांसफ़र की बात कर लूँ, हल्का सा चार्ज ट्रांसफ़र, चलिए हल्का हल्का बात कर लेते हैं। ये लेपोटे अलाउड होता है, लेपोटे स्पिन दोनों अलाउड होता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ कलर इसी क्या होता है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी होता है कलर का। दूसरा है DD ट्रांजिशन। तो जो DD ट्रांजिशन है उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि D0 और D10 को छोड़ के बाकी सब DD ट्रांजिशन कर सकता है, DD ट्रांजिशन होता है, ठीक है। ये होता है लेपोटे फॉरवर्डन, बट याद रखिएगा ये स्पिन अलाउड होता है, स्पिन अलाउड है। कहने का मतलब जिसमें इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल है वो सब के सब DD ट्रांजिशन कर सकते हैं। तीसरा है
हमने लिखा है तीसरा कि मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, खासकर मैं इसमें ऑर्गेनिक के सेंस में लाना चाह रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है कि एक ऐसा सिग्मा बॉन्ड है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर उसके ऊपर में आता है पाई, फिर इसके ऊपर आता है नॉन बॉन्डिंग, फिर इसके ऊपर आता है पाई स्टार, फिर इसके ऊपर आता है सिग्मा स्टार। तो इनमें जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात किया जाए तो आराम से ट्रांजिशन होता है, लेकिन कहाँ से कहाँ होता है? एक अलाउड ट्रांजिशन होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा होता है पाई टू पाई स्टार, तीसरा होता है एन टू पाई स्टार, चौथा होता है एन टू सिग्मा स्टार। ये 4 तरह के ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात होगी, ये दोबारा आएगा यूवी स्पेक्ट्रम में, तो वहाँ और बातें होगी, लेकिन अभी याद रखिएगा हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा ऑर्गेनिक चार्ज ट्रांसफर की बात किए हैं या ऑर्गेनिक ट्रांजिशन की बात किए हैं वो लोग। अब कहीं पर लिखे हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है ये उसी का पार्ट है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में एक चीज़ बात और कर सकते हैं, ये तो ऑर्गेनिक में हो गया मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जैसे इनऑर्गेनिक में बोलो तो आयोडीन है, तो आयोडीन में जब हम लोग इसके आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इस हेलोजन टाइप के मॉलिक्यूल का क्वेश्चन बना हुआ है कई बार आयोडीन का। जैसे मैं फ्लोरीन का लेता हूँ, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूँगा तो क्या बनेगा? वैलेंस शेल का ले रहा हूँ, या फ्लोरीन का सीधा 18 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ। चलिए तो देखिए क्या क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद है सिग्मा 2pz2, और फिर सिग्मा एक की जगह पाई 2px, और बराबर एनर्जी में पाई 2py, फिर बराबर आगे पाई स्टार 2px, और फिर पाई स्टार 2py, और फिर लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। देखिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने के लिए मैं यहाँ भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, 10, 12, 14, और 14 के बाद हो जाएगा 15, 16, 17, 18, पूरा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे। तो ये जो लास्ट में आया उसको बोलते हैं होमो, और जो आखिरी ऊपर का खाली है वो हो गया ल्यूमो। तो होमो से ल्यूमो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एमो डायग्राम से है। ठीक है, तो आयोडीन का जो वायलेट या बैंगनी कलर जो आता है, वायलेट पर्पल कलर जो भी बोले, तो उसका जो कारण होता है पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, पाई स्टार से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इसका कारण हो गया। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, और ये ऑर्गेनिक में हो गया, ये इनऑर्गेनिक में हो गया। ये इसी को हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसके अंदर में ऑर्गेनिक भी आ गया। चार्ज ट्रांसफर में ऑर्गेनिक चार्ज ट्रांसफर, तो ऑर्गेनिक चार्ज ट्रांसफर के कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? जनरली एरोमेटिक कंपाउंड में होता है, खासकर अगर बेंजीन है जैसा है, और एक में बहुत अच्छे से रिलीजिंग ग्रुप चाहिए, तो मैंने तीनों जगह मिथाइल लगा दिया और इसको मिक्स कर दिए किसी ऐसे कंपाउंड में जहाँ पर बहुत अच्छा विड्राइंग ग्रुप है बेंजीन के साथ, मैंने यहाँ पर नाइट्रो लगा दिया। तो इनमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिच है वो ग्रुप डोनर की तरह बिहेव करता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है वो एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, और चार्ज का ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ की ओर होता है, और इसके कारण एक अच्छा कलर डेवलप होता है। तो ऐसे कंपाउंड के मिक्सचर को बोलते हैं ऑर्गेनिक चार्ज ट्रांसफर पेयर। इसमें से एक को डोनर बोलते हैं, दूसरे को एक्सेप्टर बोलते हैं। तो ये भी एक अच्छा कलर का सोर्स है। अब अदर एग्जांपल देखिए, कुछ अदर एग्जांपल ले लेते हैं। अदर एग्जांपल में एक हाइलाइट क्लस्टर बहुत फेमस है, Re2Cl8 ये हम ऑर्गेनोमेटेलिक पार्ट में पढ़ेंगे। तो इसमें डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी डेल्टा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वहाँ पर आएगा। अगर अदर में और बात करूँ कि सॉलिड स्टेट में कलर की बात हो, तो सॉलिड स्टेट में कलर के लिए जिम्मेदार कौन होता है? एफ सेंटर। ये लीजिए, मैंने इनऑर्गेनिक के साथ साथ कुछ अदर पार्ट को भी टच किया है। तो कलर के लिए मैं इतने चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। कलर में देखिए क्या क्या चीज़ें बात किए हैं। कलर में हमने बहुत सारा चीज़ें डिस्कस किया, उनमें से आपको दिखाएं।
ये एक बार आउटलाइन है पूरा। कलर में हमने बात किया है कौन कौन से फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हमने क्लासीफाई किया, फिर एक एक फैक्टर को थोड़ा थोड़ा बातें करते गए आगे कि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और इनऑर्गेनिक में भी, और ये है ऑर्गेनिक चार्ज ट्रांसफ़र, और अदर में दिखा दिया Re2Cl8 और सॉलिड स्टेट के बारे में। तो इतने सारे कलर के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, ठीक है।